हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकार और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। तो फाइनली आप लोग का जो डिवीजन एलोकेशन का लिंक है वो कल रात को एक्टिवेट हो गया था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था वो लिंक। जिनको नहीं पता वो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग वो लिंक देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को जैसा कहा था मैंने आपसे कि मैं डिवीजन एलोकेशन के बारे में जब भी उनका एक्टिवेट होगा लिंक आपका पूरा कंप्लीट डिटेल्स के साथ आऊँगा एक वीडियो के साथ। तो मैं वही वीडियो लेके आ गया हूँ। आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो में मेनली आप लोगों को 5 टॉपिक क्लियर करूँगा। मतलब आपका डिवीजन एलोकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा ये वीडियो आप लोग का लास्ट तक देखने के बाद। तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ वीडियो में आप लोगों को क्या क्या बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं डिवीजन एलोकेशन का क्राइटेरिया बताऊंगा, जो कि कमेंट में मेरा कोई वीडियो हम डाल रहे हैं उसमें सब कमेंट वही कर रहा है कि डिवीजन एलोकेशन किस क्राइटेरिया के बेसिस पे होगा। उसके बाद मैं ये आप लोगों को बताऊंगा PSCORO PAPO और ऐसे का जॉब डिटेल्स, जो कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को कंप्रिहेंसिव वे में बता दूंगा, ताकि आप लोगों को क्या चुनना है, कौन सा कैडर आपको चुनना है, वो आपको चुनने में कोई तकलीफ ना हो और आपके लिए जो बेस्ट कैडर है वो आप चुन पाएँ। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। उसके बाद आप जॉब के साथ स्टडीज़ कैसे कर सकते हो, मतलब कौन सा आपको जॉब बेटर अपॉर्चुनिटी देगा फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, वो मैं अपने तरफ से सजेस्ट कर दूंगा। उसके बाद लास्ट में मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलूंगा और वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपको अपना डिवीजन एलोकेशन फॉर्म फिल करना है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा। बस आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। और ऐसे ही आगे का भी जो आप लोगों का प्रोसेस होगा उसके लिए भी मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। बस आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार है उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कुछ भी आप लोग से रिलेटेड आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को सारा एक एक चीज़ करके आराम से कंप्रिहेंसिव वे में बताता हूँ और आप लोग भी सुनते जाइए। सबसे पहले तो आपका डिवीजन एलोकेशन का क्राइटेरिया देखिए। डिवीजन एलोकेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो जो कि कैंडिडेट्स अपना डिवीजन एलोकेशन फॉर्म भरेंगे, जो नहीं भरेंगे उनको तो जो डिवीजन लास्ट में बचेगा वो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, उनका तो कुछ बात ही नहीं है। अब जो भरेंगे उनमें से उनको कैसे मिलेगा, देखिए सबसे पहले जो एक्स सर्विसमैन और आपके जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है आपका डिवीजन एलोकेशन में। जैसे जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह रहते हैं वो लोग अपना जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरते हैं, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह का वैकेंसी उस डिवीजन में है तो उनको अलॉट कर दिया जाता है रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। अब आते हैं नॉर्मल कैंडिडेट्स, जो कि आपके UR OBC SC ST EWS से बिलोंग करते हैं। जो कैंडिडेट्स UR से बिलोंग करते हैं उनका तो ऑल इंडिया रैंक जो है वो UR रैंक है, उनके हिसाब से उनको कैटेगरी अलॉट किया जाएगा। जो अब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे OBC SC ST EWS, अब इसमें 2 टाइप के बच्चे आएंगे, जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पर UR का कट ऑफ क्लियर कर गया और एज ए UR सिलेक्शन लिए हैं। तो जो एज ए UR सिलेक्शन लिए हैं वो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो क्लियरली मेंशन करती है कि आपको एज ए UR ही ट्रीट किया जाएगा जब आपका एलोकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो आपका एलोकेशन मिलेगा वो आपके ऑल इंडिया रैंक मतलब जो कि UR रैंक है उसके हिसाब से मिलेगा। अब जो कि कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि OBC SC ST EWS वगैरह से हैं और वो उसी कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, एक OBC का कोई कैंडिडेट है और वो OBC कैटेगरी में सिलेक्शन लिया है। ठीक है, तो अब वो जो आप अपना जैसे कि आप अपना प्रेफरेंस ऑफ डिवीजन भरेंगे, जैसे आपने PO अगर चुना मतलब PO इन पोस्ट ऑफिस, तो आपको अगर मान लीजिए कि आप 3-4 डिवीजन चुनते हो ऊपर में, जैसे मान लीजिए झारखंड सर्कल आपको मिला और आप रांची डिवीजन, हजारीबाग डिवीजन, धनबाद डिवीजन ये सब चुनते हो, तो आप मान लीजिए OBC का कैंडिडेट है और आपका जो भी रैंक है OBC में, ठीक है, उसके हिसाब से आपको देखा जाएगा कि अगर रांची डिवीजन नहीं मिला तो फिर आपको OBC का ही वैकेंसी मिलेगा। अदर डिवीजन जैसे कि आपका धनबाद डिवीजन, धनबाद नहीं मिला तो हजारीबाग, ऐसे आपका एलोकेशन होगा। मतलब जो कैटेगरी वाले बंदे हैं उनका कैटेगरी रैंक के हिसाब से होगा और जो लोग UR का कट ऑफ क्लियर कर गए उनका तो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से होगा। ठीक है, और जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको प्रेफरेंस मिलेगा, अपना जो भी वो फर्स्ट प्रेफरेंस वगैरह देते हैं, अगर उनका वैकेंसी रहता है तो उनको वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जो आपका डिवीजन एलोकेशन किस बेसिस पे होगा ये मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, अब देखिए डिवीजन एलोकेशन किसी भी बेसिस पे होता है, आपको तो अपना प्रेफरेंस हिसाब से ही डिवीजन भरना है। आपको अगर रांची सर्कल चाहिए मतलब रांची जोन चाहिए तो रांची जोन ही आप सबसे पहले भरेंगे ना, या तो नहीं कि आप डिवीजन अगर उसमें वैकेंसीज कम है तो आप ऐसा मत करना कि आप सोच रहे हो कि नहीं मैं धनबाद भर देता हूँ, पहले आप उसी हिसाब से भरो। अगर रांची जोन में अगर वैकेंसीज कम है तो आपको फिर धनबाद मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भरना। वो कैसे भरना है मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर क्लियरली बता दूंगा, तो वो आप उस टाइम देखना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को मेनली बता देता हूँ कि 3 चीज़, PSCORO PAPO और आपका ऐसे में डिफरेंस क्या है और किसके लिए कौन सा जॉब बेटर रह सकता है ये आप खुद डिसाइड करना। मैं तीनों का अच्छाई बुराई बता देता हूं आप लोग को, मतलब एक ब्रीफ वे में बता दूंगा। मैंने जो PSS से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल, सैलरी, अलाउंसेस ये सब से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो बना के रखा है, उसका प्लेलिस्ट में जो है डिस्क्रिप्शन में और जो टेलीग्राम चैनल पर है मेरा वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा वो वीडियो। आप वो प्लेलिस्ट अगर आप लोग देख लोगे तो आप लोग कुछ डाउट नहीं बचेगा। फिर भी मैं इस वीडियो में आप लोग को एक बार ब्रीफ में सारा बता देता हूँ कि आपके लिए कौन सा कैडर अच्छा रहेगा, PSCORO या तो PAPO या तो आपके लिए ऐसे अच्छा रहेगा। ठीक है,
सबसे पहले तो PAPO जो सबसे ज़्यादा लोगों को मिलेगा, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। और मैं खुद भी PAPO में पोस्टेड हूँ, मैं हेड ऑफिस में भी पोस्टेड हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि PAPO जो होता है उसमें आपको क्या क्या ऑफिसेस मिल सकते हैं। हेड ऑफिस मिल सकता है, सब ऑफिस मिल सकता है और आपकी डिवीजन ऑफिस मिल सकता है। डिवीजन ऑफिस कहीं कहीं जगह पे हेड ऑफिस में ही डिवीजन ऑफिस बना हुआ रहता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रांच ऑफिस वो लोग देखते हैं अपना बहुत सारा जगह पे कि GDS लोग जहाँ पे काम करते हैं ब्रांच ऑफिस में, वो लोग सोचते हैं वहाँ पे भी पोस्टिंग मिलता है जो विलेज या रिमोट एरियाज में होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली मोस्टली आपके सारे सिटीज़ में होता है सब ऑफिसेस, ठीक है। थोड़े से ब्रांच सिटीज़ हो सकते हैं लेकिन सब ऑफिसेस आपके सिटीज़ में ही होते हैं, आपको सिटीज़ में ही पोस्टिंग मिलता है, XYZ ग्रेड सिटीज़, ठीक है, और उसी में पोस्टिंग मिलता है। और आपके जो HO होता है मतलब हेड ऑफिस जो होता है वो हर डिवीजन में 1 या 2 होते हैं यूजुअली, ठीक है। किसी डिवीजन में ज़्यादा भी हो सकता है अगर वो बहुत बड़ा डिवीजन है तो, ठीक है। तो वो HO जो होता है वो आपके मेन सिटीज़ में होता है, वो आपके अच्छे जो एरियाज होते हैं जहाँ पे आपका पब्लिक मार्केट ये सब होता है, वो फैसिलिटीज़ होता है वहीं पर होता है, ठीक है। तो उसका आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको ब्रांच ऑफिस में GDS काम करते हैं, PA नहीं काम करते हैं, ठीक है। और अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों को PAPO में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहता है, आपका 10 से 6 का जो ऑफिस टाइमिंग है, ठीक है, कहीं 9:30 5:30 भी हो सकता है, ये होता है। 6 डेज वर्किंग होता है, लेकिन यूजुअली कहीं जगह कोई जगह में मतलब मैक्सिमम जगह पे आपको सैटरडे को हाफ डे या थोड़ा सा जल्दी निकलने का मौका दे दिया जाता है, ठीक है। मान लें आप 5.5 दिन मान सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ PAPO का सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि सब ऑफिसेस होते हैं, वो ऐसा हो सकता है अगर आपको अपना होम सर्कल मिला है तो इवन आपका किस्मत ऐसा हो सकता है, किस्मत क्या, आपको कभी ना कभी अपने होम टाउन में वर्क करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि सब ऑफिसेस जो होते हैं वो आपके होम टाउन में भी हैं। जो इंडिया के पोस्ट ऑफिसेस है वो हेड ऑफिस भले आपका होम टाउन में हो चाहे ना हो, पर सब ऑफिस जरूर आपके होम टाउन में होगा। 3-4 सब ऑफिस होते हैं जो कि आपके 8-10 किलोमीटर के रेंज में होते हैं, जो कि आपको वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। सोचो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब इतना सामने अगर करने का मौका मिले तो कौन छोड़े, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको कई अदर सर्कल भी अलॉट हो चुका है, तो आपको PA में जैसे 1 के बाद ट्रांसफर्स का होता है, आप ट्रांसफर लेके अपना सर्कल आ सकते हो, अपना सर्कल आने के बाद फिर अपना डिवीजन भी आ सकते हो। इंट्रा सर्कल और इंटर सर्कल का जो आपका ट्रांसफर्स होता है वो मैं अलग वीडियो में कंप्रेहेंसिव में बता दूंगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये आ सकते हो। अब देखिए यहीं अगर PACORO में आप चल जाते हैं तो PACORO जो सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस होता है वो आपकी यूजुअली कैपिटल सिटीज में होता है, ठीक है। जो सर्कल ऑफिस होता है वो कैपिटल सिटी में ही होता है, रीजनल ऑफिस वहाँ पे हो सकता है या वहाँ से 1-2 को बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके कैपिटल सिटीज में अगर आप रहते हैं तो फिर आप वो PACORO ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगर देखिए PACORO में अगर आपको अपना जो मतलब PACORO अगर आपको अपना सर्कल मिल गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको अदर सर्कल मिल गया है तो फिर अदर सर्कल में आप जैसे PACORO ऑप्ट किए, ठीक है, तो उसके बाद आप अपना सर्कल आना चाहते हो तो आपका सर्कल मतलब जब आओगे तो आप PACORO से PACORO में ही मतलब सर्कल ऑफिस रीजनल ऑफिस में ही ट्रांसफर ले सकते हो, ठीक है। आप PAPO में फिर ट्रांसफर नहीं ले सकते। लेकिन मैं पहले बात बता देता हूँ कि अभी जो मर्जन होने का बात चल रहा है PA जो SA है और PACORO है उसको मर्जर करने का बात चल रहा है PO के साथ। अगर ये हो जाता है तो शायद फिर फ्यूचर्स में ये सब ट्रांसफर्स भी पॉसिबल हो जाएंगे, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो। मैं अभी के कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में जो लोग पोस्टेड होंगे वो अदर जो सर्कल है वहाँ पे भी जाके अगर वो अपना ट्रांसफर से लेते हैं तो सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस ही आपको मिलेगा, ठीक है। और जो मतलब देखिए रोटेशनल ट्रांसफर एक चीज़ होता है, तो रोटेशनल ट्रांसफर्स में क्या होता है कि मतलब आपको हर 3 साल में ट्रांसफर किया जाता है अपने ही डिवीजन में, ठीक है। जो भी आपको डिवीजन मिल जाएगा तो उस डिवीजन में आपको अलग अलग सब ऑफिसेस में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आप PAPO में हो, अगर आप CORO मतलब सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में हो तो सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस के विद इन ही वहाँ पे ट्रांसफर्स होते रहता है, ठीक है। तो ये होता है आपका। अब देखिए जो PAPO में है उसमें जो आपको काउंटर जॉब भी होता है, बैक ऑफिस जॉब भी होता है। बस सब सोचते हैं कि काउंटर ही जॉब होता है, नहीं, काउंटर जॉब से सिर्फ नहीं होता है, काउंटर जॉब्स भी होता है। जो आपको सब ऑफिस वगैरह में मिला तो काउंटर जॉब्स भी मिलता है, और फिर HO में भी जो हेड ऑफिस होता है वहाँ काउंटर जॉब भी होता है और बैक ऑफिस जॉब भी होता है, ठीक है। तो अगर किसी को पब्लिक डीलिंग पसंद है तो वो PAPO ऑप्ट कर सकते हैं। अगर किसी को पब्लिक डीलिंग नहीं पसंद है तो फिर वो CORO ऑप्ट कर सकते हैं। अगर उनका मतलब नियर बाय जगह पे मिला, अगर उनको नियर बाय डिवीजन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग नहीं मिलेगा CORO में, ठीक है। तो आपको पब्लिक डीलिंग का हैरेसमेंट नहीं रहेगा, आप अपने ऑफिशियल जॉब करते हो, ठीक है। देखिए काम का प्रेशर दोनों में रहता है, PAPO हो चाहे PACORO हो, ठीक है। ऐसे का मैं बाद में बताऊंगा। तो जो आपका काम का प्रेशर है तो वो तो रहता ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको पब्लिक डीलिंग ना मिले तो आप CORO ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको इंट्रोवर्ट है या आपको पब्लिक डीलिंग से बहुत ही दिक्कत है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा बैरियर नहीं होता। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश आता है तो आपको 90% केस में लैंग्वेज का बैरियर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मान लो कि नॉर्थ से बिलोंग करते हो, आप तमिलनाडु जाते हो तो क्या आप तमिल सीखोगे? तमिल वाले लोग जो है वो क्या यहाँ पे आगे बांग्ला सीखेंगे अगर वेस्ट बंगाल में आएंगे? तो ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे आप सीख जाते हो, ऐसा भी बात नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि अभी वेस्ट बंगाल में पोस्टेड मतलब मेरे डिवीजन में पोस्टेड है, और वो लोग हिंदी जानते थे और हिंदी ही बोले थे बचपन से, लेकिन अब बांग्ला बहुत सीख गया है, ठीक है। तो ऐसा बात है, आप जहाँ जाते हो थोड़ा बहुत सीखने लगते हो लैंग्वेज, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वो लैंग्वेज आए, आप आराम से हिंदी या इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो पब्लिक के साथ, ठीक है।
या तो अगर आपको नहीं कम्युनिकेट करने में पड़ रहा है तो आपको बैक ऑफिस में भेज देंगे, आपको काउंटर जॉब नहीं देंगे, ठीक है। तो वो सब एडजस्ट हो जाता है डिवीजन में, आपको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। और जो CORO में वो एक एडवांटेज क्या रहता है कि इसमें 5 डेज आपका वर्किंग होता है, 2 डेज छुट्टी होता है, लेकिन थोड़ा सा काम का प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप देखिए जो सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस होता है उसके अंडर में बहुत सारे डिवीजन आते हैं, ठीक है। तो वो डिवीजन जो उसके अंडर में आते हैं उनको थोड़ा बहुत हैंडल करना होता है, तो इसीलिए उनका थोड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब होता है, ठीक है। वो PMG, चीफ PMG ये लोग को रिपोर्ट करते हैं, जो सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस वाले रहते हैं, ठीक है। पोस्ट मास्टर जनरल और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जो इनको बोलते हैं, ठीक है। तो उनको रिपोर्ट करते हैं, इसीलिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी वर्क रहता है। तो ऐसा है काम PAPO मतलब और CORO वाला में मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब देखिए आपका वर्किंग आवर्स इसमें 10 से 6 के ही होता है, 9:30 से 5:30 का ही हो सकता है, तो ये वर्किंग आवर्स रहेंगे आपके, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है। जिनको अगर काउंटर जॉब्स पे कोई दिक्कत नहीं है या जिनको पब्लिक डीलिंग्स वगैरह से दिक्कत नहीं है, वो आराम से आपका चुन सकते हैं PAPO, क्योंकि PAPO हर जगह पे आपका सब ऑफिस अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया आपको होम टाउन भी मिल सकता है, ठीक है। और सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस यूजुअली आपके कैपिटल सिटीज में होता है, जिनका कैपिटल सिटीज में घर है और उनको अगर अपना सर्कल मिल गया है तो फिर आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो CORO के लिए भी, ठीक है। और बाकी आगे मर्जर हो जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका ट्रांसफर सब हो सकता है, तो लेकिन वो तो अभी हुआ नहीं है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे का जो होता है जॉब, ऐसे का जो होता है मतलब सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनका RMS जो रेलवे मेल सर्विसेज होता है, मतलब कि RMS डिवीजन में जो रेलवे स्टेशन पे होता है उनमें इनका सॉर्टिंग का काम होता है। मतलब क्या होता है कि डिफरेंट पोस्ट ऑफिस में जो भी आर्टिकल्स आपका बुकिंग होता है, ठीक है, काउंटर वगैरह पे जैसे जो भी आर्टिकल्स बुक हुआ अब वो जाता है RMS में, ठीक है। वो RMS में जो होता है पिन कोड वाइज वो सॉर्टिंग करते हैं, जो कि ऐसे रहते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट। सॉर्टिंग करने के बाद वो क्या करते हैं कि आपका जो अलग अलग वैन्स में वो भेज देते हैं जो भी पोस्ट ऑफिस डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस के लिए उनका मतलब आर्टिकल्स रहता है, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग का काम होता है। सॉर्टिंग असिस्टेंट में एक एडवांटेज क्या होता है कि एक नाइट शिफ्ट मिलता है, जो कि आपका रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का होता है। 10 बजे से 6 बजे तक वाला अगर नाइट शिफ्ट में आप जॉब करते हो, तो मान लीजिए आज का डेट अगर 1 तारीख है मान लीजिए, तो ठीक है 1 तारीख को अगर आप 10 से 6 अगर जॉब करते हो, मतलब 1 तारीख का रात 10 बजे आप जॉब में जाते हो, 2 तारीख का सुबह आप 6 बजे आते हो, तो 2 तारीख का पूरा दिन और फिर 3 तारीख का पूरा दिन में अगर आपको रेस्ट मिल जाता है, उसके बाद 3 तारीख का सीधा आप शाम को 10 बजे आते हो, मतलब रात को 10 बजे आते हो, और फिर 4 तारीख का सुबह 6 बजे आते हो। मतलब हफ्ता में आपको 3 ही दिन काम करना होता है, क्योंकि आपको 3 दिन काम करते हो तो आपका 12-12 घंटा का शिफ्ट बनता है। तो एक्चुअली रात का 1 घंटा को लगभग 1 घंटा 20 मिनट माना जाता है, जब आप रात को 1 घंटा का कोई भी काम करते हो, तो इसी के हिसाब से 48 घंटा काम हो ही जाता है आपका अल्टीमेटली। लेकिन आपको अगर फ्यूचर में जैसे कोई UPSC JPSC मतलब स्टेट PCS वगैरह एग्जाम्स का तैयारी करना है, और आप अगर अभी सिंगल हो, अगर आप मैरिड लाइफ में नहीं हो, तो आप आराम से ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको ये है कि मैं फ्यूचर में कोई एग्जाम निकाल ही लूंगा, तो अभी फिलहाल के लिए मुझे 1-2 साल अगर हमको नाइट शिफ्ट भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि रात को बहुत लोग जग पाते हैं, नहीं पाते हैं, और सबको नाइट शिफ्ट ही मिल जाए ऐसे में जाने के बाद इसका भी गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर डे शिफ्ट मिलता है तो ऐसे में डे शिफ्ट में बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, क्योंकि आपका दिन भर में पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल्स बुकड होते हैं, तो वो शाम को फिर आते हैं आपके पास, तो नाइट वाला शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा ही काम रहता है। लेकिन वो नेक्स्ट डे ऑफ होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है कि ठीक है, ये सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम हुआ आपका। तो मैंने बेसिकली आपको तीनों का जो PACORO, PAPO और सॉर्टिंग असिस्टेंट का जॉब डिटेल्स बता दिया है। मैंने इसका जॉब प्रोफाइल का एक डेडिकेटेड वीडियो भी कंप्लीटली बना के रखा है, जो कि आपको अभी आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, और मैं कमेंट सेक्शन में उसका प्लेलिस्ट ही पूरा पिन कर दूंगा, जिसमें मैंने सारा सैलरीज अलाउंसेस वगैरह सब बता के रखे हैं PASA के बारे में। तो आप लोग वो देख लेंगे तो आप लोग को और मतलब कोई भी डाउट नहीं बचेगा ये लोग का जॉब प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। और हॉलीडेज अलाउंसेस वगैरह सब कुछ का वीडियो बना के रखा है मैंने, तो वो आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चीज बताते हैं ट्रांसफर पे। ट्रांसफर के लिए आप रूल 38 के अकॉर्डिंग 1 साल बाद एलिजिबल हो जाते हो। PO वाले जो है वो किसी भी HO या SO में ट्रांसफर ले सकते हैं, मतलब आप जिस डिवीजन में हो उस डिवीजन में अगर आप रह रहे हो, कोई ट्रांसफर नहीं ले रहे हो, तो 3 साल बाद आपको उसी डिवीजन के अंदर जो अदर ऑफिसेस है वहाँ पे आपको मतलब ट्रांसफर होता है, आपको 3-3 साल में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अगर आप इंटर सर्कल या इंट्रा सर्कल ट्रांसफर ले सकते हो। इंटर सर्कल मतलब कि आपको झारखंड से वेस्ट बंगाल सर्कल जाना है, और इंट्रा सर्कल मतलब अपने ही सर्कल में आपको कहीं दूसरा डिवीजन में जाना है, तो ये आप ट्रांसफर से 1 साल के बाद एलिजिबल हो सकते हो अप्लाई के लिए। और उसके बाद फिर अगर आपका जैसा मतलब लोग क्यू में रहते हैं आपके वो सर्कल या वो डिवीजन में जाने के लिए, उसके हिसाब से आपका ट्रांसफर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 साल बाद आप ट्रांसफर के अप्लाई कर सकते हो। ये हुआ आपका ट्रांसफर्स का बात, ठीक है। जो PAPO वाला है वो तो कोई भी सब ऑफिस में आपका ट्रांसफर से ले सकते हैं, लेकिन जो CORO वाले हैं वो CORO में ही ट्रांसफर ले सकते हैं, जो भी इंटर सर्कल हो चाहे इंट्रा सर्कल हो, ठीक है। उसके बाद देखिए जॉब और स्टडीज़। देखिए जॉब और स्टडीज़ को मेंटेन करना तो आपके हाथ में होता है भाई। आप किसी भी जॉब में रहते हुए अपनी स्टडीज़ को मेंटेन कर सकते हो, अगर आप अपने माइंड में वो तो टफ माइंडेड हो, ठीक है। बाकी तो जॉब के साथ तो स्टडीज़ करना टफ होता है, ये मैं खुद भी एक्सपेक्ट करूँगा। मैं 2019 CHSL से एज ए PS सिलेक्टेड हूँ, लगभग 8 महीना 9 महीना काम करते हुए हो गया है। और 2022 वाला CGL से मैंने GST इंस्पेक्टर भी तिरुवनंतपुरम GST मिला है, तो जिसका ज्वाइनिंग अभी आना बाकी है, ठीक है। तो जॉब के साथ तो पढ़ना मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी अगर आप टफ माइंडेड हो, अगर आपको चाहिए कुछ चीज़ तो आप वो लेकर रहोगे।
वैसे ऐसे वाला जो नाइट शिफ्ट का जॉब है वो ठीक हो सकता है अगर आप कोई बहुत हायर एग्जाम्स का तैयारी करो, जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, तब आपको पूरा एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। अगर आप एसएससी फर्दर कुछ, जैसे आप एसएससी सीजीएल 2023 का तैयारी कर रहे हो या सीजीएल 2024 का तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप एसएससी की फील्ड में रहकर ही तैयारी कर रहे हो तो फिर आपका नॉर्मल पीएपीओ का जॉब्स भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से 2-3 घंटा आके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप आराम से अपने आप को थोड़ा सा टफ माइंडेड बना के रखोगे, शुरू में दिक्कत होता है 1-2 महीना, उसके बाद आप यूज टू हो जाते हो काम में, ठीक है। तो ऐसा दिक्कत का वाला बात भी नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ सकते हो कोई भी जॉब लेके, वो आपके लाइफ स्टाइल को जो जॉब सूट करता है वो जॉब आप ऑप्ट करना। मैं बता देता हूँ अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ, आपको जो नियरेस्ट पॉसिबल अपना घर से जो मिले वही ऑप्ट करना, ठीक है। मतलब जो डिवीजन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो घर आपका कैपिटल में है तो आप सीओआरओ ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपका घर ऐसा है कि आपका मतलब कैपिटल सिटीज में नहीं है तो आप पीएपीओ ऑप्ट कर सकते हो अगर उसमें मिल जाता है तो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब सबसे मेन आता है कि आपको डिवीजन एलोकेशन भरना कैसे है। तो मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आपको ले चलूंगा, वहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूंगा एक स्टेप बाय स्टेप कि आपको डिवीजन एलोकेशन का फॉर्म भरना कैसा है, ठीक है। तो चलिए अब अपने लैपटॉप स्क्रीन पर हम लोग चलते हैं। तो चलिए मैं अब आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को कैसे अपना डिवीजन एलोकेशन फॉर्म भरना है। देखिए, मैंने अपना जो लिंक है ये डिवीजन एलोकेशन का आपका, जो कि इंडिया पोस्ट के साइट पे, वो मैंने अपना एस्पायर एंड अचीव विद करंट स्टूडेंट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दिया। आप लोग उसको जाके ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको आगे क्या बढ़ना है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो लॉगिन करना है आपको, आपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया था आपका सर्कल एलोकेशन के टाइम पे इसी साइट पे बनाया था, उसी जो यूजर आईडी आपका रोल नंबर ही होता है और पासवर्ड से लॉगिन करना है। अगर आप पासवर्ड इनकेस भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। उसके बाद आपको लॉगिन करना है और सिलेक्ट एग्जाम करना है। सिलेक्ट एग्जाम जैसे ही करोगे आपको वहाँ पे आपका सीजीएल 2022 एग्जाम दिखाएगा। उसके बाद आपको डिवीजन एलोकेशन वाला सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है डिवीजन एलोकेशन वाला में, सबसे पहले तो जैसे आपके पास आपके 3 कैडर है, जैसे पीएपीओ, पीएसीआरओ और एसए, 3 कैडर है। आपको तीनों कैडर के प्रेफरेंसेस भरने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर में जो ये पीए यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको सबसे पहला कैडर चुनने का ऑप्शन है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा वो कैडर वाला। देखिए ऐसे पीएसीआरओ, पीएपीओ ऐसे। अब देखिए हमारे टाइम पे जब 2019 के सेशन में हम लोग ऑफलाइन में भरे थे तो हम लोग को ऐसा ऑप्शन था कि पहले अपना डिवीजन चुन ले, पीएपीओ वाला एक डिवीजन चुन ले, उसके बाद सीओआरओ, फिर पीएपीओ, फिर ऐसे ऐसे करके चुन ले अलग अलग डिवीजन साथ ही में साइमल्टेनियसली। लेकिन आप लोगों को क्या होगा, जैसे आपको अगर पीएपीओ चाहिए तो पीएपीओ अगर आप सिलेक्ट करते हो उसके बाद पीएपीओ के अंदर जितने आपको डिवीजन आते हैं आपको सारे डिवीजन ऑर्डर वाइज सिलेक्ट करने होंगे। जब तक कि आप सारे डिवीजन सिलेक्ट नहीं करोगे आपको नेक्स्ट कैडर यानी कि पीएसीओआरओ या तो ऐसे में मूव करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी चुनना है आपको ध्यान से चुनना है कि आपको कौन सा कैडर चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपने पीएपीओ चुना अगर सबसे पहला, उसके बाद आपने पीएपीओ के अंदर जितने डिवीजन आते हैं आपका जो भी सर्कल मिला उसमें वो जितने भी डिवीजन आते हैं आपको वो ऑर्डर वाइज चुन लेना है, सारे चुन लोगे। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट कैडर में मूव करने का ऑप्शन मिलेगा और नेक्स्ट कैडर में वैसे ही आप जैसे पीएपीओ चुन लो, मतलब फिर सीओआरओ चुन लोगे, फिर ऐसे चुन लोगे, उसमें भी आपको सारा सारा डिवीजन ही चुनना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट कैडर मूव करने का ऑप्शन मिलेगा। और जब आप सारे कैडर चूज करके सारे डिवीजन अपने फिल कर दोगे उसके बाद क्या होगा कि आपको आराम से ये सबमिट करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। जो लोग पूछ रहे थे कि आपको क्या क्या डिवीजन आता है इसके अंदर, आपको खुद ही दिख जाएगा। आप जब भी वो जैसे पीएपीओ आप चुने, पीएपीओ में कौन कौन सा डिवीजन आता है वो आपको खुद ही दिख जाएगा, तो आपको उसका दिक्कत नहीं होगा। और अगर वहां पे वैकेंसीज दिखने का भी ऑप्शन होगा, मैं तो ये भर नहीं सकता ना सीजीएल 2022 वाला एलोकेशन क्योंकि मेरा इसमें पीएस में सिलेक्शन तो हुआ नहीं, जीएसटी में हुआ है, इसलिए मैं आपको और आगे नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वैकेंसीज का भी ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग यहाँ पे डिवीजन वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। और अगर नहीं मिलता है भाई तो वैकेंसीज का ऑप्शन मेरे पास भी कहीं पे नहीं है। अब मैं वेस्ट बंगाल सर्कल में पोस्टेड हूँ तो हो सकता है वेस्ट बंगाल वाले कैंडिडेट्स के लिए अगर आपको मिल जाता है डिवीजन वाइज वैकेंसीज तो आप लोग कुछ दिन वेट कर सकते हो। अगर मिल जाता है तो मैं आप लोग को दे दूंगा, लेकिन अगर ये कोई कंफर्म चीज नहीं है, अगर मिलता है तो मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। बाकी तो सर्कल का हमको मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए भाई वो चीज अगर आप लोग यहाँ से मिल रहा है जो साइट है वहीं से मिल रहा है तो ठीक है, वरना तो कोई और चांस है नहीं, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे आप लोग अपना ये भर सकते हो पूरा फॉर्म। और अगर आपको भरने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट कर दोगे उसके बाद आपको एक मैसेज आता है कि आपने सक्सेसफुली इसका सबमिट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो में सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा डिवीजन एलोकेशन से रिलेटेड। अब आगे का जो भी आप लोगों का प्रोसेस होगा उसके रिलेटेड मैं वीडियोस बना के आपको अपडेट करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे भी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना और कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।